सभी केमिस्ट्री प्रेमियों को कुमार मन्नू का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर फोर्सेस, वैन-डेर-वाल्स फोर्सेस की दुनिया में हम लोगों ने पिछला लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर के तौर पे बहुत सारी चीजें उसमें हम लोगों ने सामने रखी और बहुत सारी बातें हम लोगों ने सीखी है। ठीक है, और बहुत अनोखे अनोखे फैक्ट्स आए थे उसमें, आप लोगों ने फेस किए होंगे। बहुत सारी चीजें हाइड्रोजन बॉन्ड को लेकर जो एक मिथ होता है हमने वो ब्रेक किया था, चाहे वो बॉन्ड एनर्जी को लेकर के मिथ हो कि किसी मॉलिक्यूल में फॉर्मेशन को लेकर मिथ हो, बहुत सारी बातें उसमें डिस्कस हुई थी। तो चलिए आज हम लोग कारवां को आगे बढ़ाते हैं, एच बॉन्ड और मॉलिक्यूलर फोर्स, वैन डेर वाल्स फोर्स की दुनिया में आगे हम लोग कदम रखें। ठीक है, चलिए आइए। एच बॉन्ड में अगर स्ट्रेंथ की बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर में की थी कि स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है, और इफेक्टिविटी की भी बातें हम लोगों ने करी थी। ठीक है, सबसे पहले अब चलिए थोड़ा सा एच बॉन्ड को क्लासिफाई किया जाए, टाइप्स ऑफ एच बॉन्ड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हालांकि टाइप तो डिपेंड करता है आपके क्लासिफिकेशन के तरीकों पे। नहीं, हमने आपको पिछले क्लास में भी बोला था बाइफर्केशन पर भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं, बाइफर्केटेड कितना होता है, मोनो, बाई, ट्राई, बाइफर्केटेड हाइड्रोजन बॉन्ड, उस पे भी उसके बाद इंटर और इंट्रामोलिकुलर, उस पे भी सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, उस पे भी फिर उसके बाद हम लोगों ने किया था कि इंट्रा में भी पाई से कैसे होता, पाई इंटर, पाई इंट्रा कैसे होता, ये भी हम लोगों ने किया। बट इन सब चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे, एक बार में तो सारी चीजें आ नहीं सकती। शुरू करते हैं, सिंपलेस्ट कह लें या थोड़ा जेआरएफ वगैरह के लिए अलग कह लें, ग्रेजुएशन तक आमतौर पे हम लोग इंटर इंट्रा पढ़ते रहते हैं और कभी कभार पाई वाली बातें आ जाते हैं। फर्केशन के आधार पे बाइफर्केटेड, मोनोफर्केटेड, इस आधार पे हम लोग एमएससी में आकर के थोड़ा बहुत उससे जानकारी लेते हैं। तो एक वो वाला एरिया हम लोग ज्यादा डिस्कस करें और एक सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल वाला, क्योंकि उसको भी हम लोग ग्रेजुएशन तक बहुत ज्यादा टच नहीं करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ अगर हम डिस्कस करें, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, देखिए तो अपन दो टाइप से एच बॉन्ड को क्लासिफाई करते हैं, एक अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा जो टाइप है दोस्त वो है आपका सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छे से आप सीख लें, आपको भी मालूम होगा कि हमने ये टॉपिक उठाया है तो आपके दिमाग में चीजें आ रही होंगी, हाँ सर सिमेट्रिकल वाला हम लोगों ने भी काफी सुना है इसका नाम, तो बट बहुत ज्यादा डेप्थ में बहुत लोग नहीं जानते सिमेट्रिकल एच बॉन्ड को। तो ये एक मौका है आपको समझने के लिए, देखने के लिए, सिमेट्रिकल एच बॉन्ड और अनसिमेट्रिकल। अच्छे से देखिए क्या मतलब हुआ। आपका जो एच बॉन्ड है, एक्स एच और वाई जो लिखते हैं, डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होगा इसकी तुलना में, D1 से बड़ा होगा D2, और काफी बड़ा होता है इनफैक्ट। और बॉन्ड एनर्जी भी, अगर आप इसके बॉन्ड एनर्जी को E1 बोलते हैं और इसका E2, तो कोवेलेंट बॉन्ड काफी स्ट्रांग होगा इससे, इसी को आप अनसिमेट्रिकल। जनरल एग्जांपल्स में मोस्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसी के केस है, मोस्टली एच बॉन्ड्स, ज्यादातर एच बॉन्ड्स जो आप लेंगे वो इसी का केस है, अनसिमेट्रिकल का ही केस है। फिर भी सर एक दो एग्जांपल तो बनता है ना, जो सर याद रखने वाला एग्जांपल हो वो दो। याद रखने वाला H2O और HF तो सबसे कॉमन है, उसी को उठा लो, H2O और H। ध्यान से, ये आपका 197 पिकोमीटर और ये आपका 77 पिकोमीटर। ठीक है, तो आपका अब टोटल बॉन्ड लेंथ देख ले, इसके रिस्पेक्ट में ये काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। अब अगर HF का आप ले लें, देख लें 155 पिकोमीटर और लगभग, हालांकि फेज पे डिपेंड करता है, फिर भी 92 पिकोमीटर।
ठीक है, अच्छे से देखिए, और इंपॉर्टेंट है डाटा हमने लिख दिया दोस्तों, इंपॉर्टेंट डाटा अगर हमने लिख दिया तो इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमने क्या लिखा, अच्छे से देख लें आप, इसका एच बॉन्ड है 197 पिकोमीटर और इसका एच बॉन्ड है 155 पिकोमीटर। हमने पिछले क्लास में बताया था कि ये जो एच बॉन्ड है इसका रेंज 155 टू 200 पिकोमीटर हमने लिखाया था आपको, कि इस बीच में इसका रेंज होता है 155 टू 200 पिकोमीटर, इस बीच में उसका रेंज होता है। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब इधर मैं डिस्कस कर रहा हूं सिमेट्रिकल एच बॉन्ड के बारे में। ध्यान से देखें, सिमेट्रिकल में ये चीजें सेम हो जाएंगी। कौन सी चीजें? XH और Y सेम, मतलब D1 इक्वल्स टू D2 और एनर्जी भी अगर इसका E1 है और अगर इसका E2 है तो E1 इक्वल्स टू E2। ठीक है, अच्छे से देखें, E1 इक्वल्स टू E2 और D1 इक्वल्स टू D2। मतलब क्या हुआ? दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड गेट्स इक्वली distributed in between of X and Y। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छे से देख लें, तभी ये सिमेट्रिकल हुआ। ऐसी चीजें तो बहुत रेयर देखने को मिलेंगी क्योंकि एच बॉन्ड तो काफी बड़ा होता है नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से, तो ये सिचुएशन तो बहुत रेयर होगा ना। लेकिन एक पॉइंट है, ये काफी स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड है, मच स्ट्रॉन्गर एच बॉन्ड। पहले क्या बोला मैंने? दोनों बराबर, एनर्जी वाइज भी लेंथ वाइज भी दोनों बॉन्ड इक्विवेलेंट हो गया। मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा रिकॉग्नाइज करना कि कौन कोवेलेंट बॉन्ड और कौन एच बॉन्ड है, लेकिन है एच बॉन्ड। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाइड्रोजन की कोवेलेंसी 2 हो गई, है एच बॉन्ड, लेकिन ये उससे काफी स्ट्रॉन्ग है, मच स्ट्रॉन्गर एच बॉन्ड। देखते जाइए, इससे ये काफी स्ट्रॉन्ग। जनरल एच बॉन्ड जो है वो अनसिमेट्रिकल है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है उससे आपका एच बॉन्ड काफी बड़ा होगा। हमने एग्जांपल भी लिखा, अरे H2O में हमने 77 पिकोमीटर लिख दिया, गलत है, 77 नहीं, 99 के आसपास होगा ये, करीब करीब 99। थोड़ा सा इससे तो बड़ा होगा ना, समझना चाहिए ना ऐसे ही दोस्त। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बड़ा है ऑक्सीजन से और फ्लोरीन से, हालांकि यहां क्लोज रिलेशनशिप है, फिर भी तो आपका बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगा ना इधर आने पे। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये 99 पिकोमीटर और ये 92 पिकोमीटर, ये है। आ जाइए, सॉरी, एनीवेज यहां पे आइए। लेकिन सिमेट्रिकल में दोनों क्या होगा दोस्त? सेम। तो एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड हमने लिख दिया एटम, हाइड्रोजन एटम gets equally distributed in between of X and Y atoms। सही है? हमने बोला ये H बॉन्ड उसकी तुलना में काफी मजबूत होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के बॉन्ड एनर्जी के रेंज में पहुंचना स्टार्ट कर देता है। इसको आप ध्यान से देखें, अच्छे से देखें, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो इसको आप 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड एच बॉन्ड भी बोलते हैं। हालांकि देखिए, आमतौर पे जो 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिंपली कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग ब्रिज के केस में देते हैं, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, AXY ऐसे देते हैं ना। लेकिन ये मोर और लेस, ठीक है, आप इसको ब्रिज के फॉर्म में, यहां पर आप बोलते हैं 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर ब्रिज बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड कोवेलेंट में आपने पढ़ा होगा। और यहां पे भी मैं कह रहा हूं 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहां Y के पास है, पेयर हो या जो भी हो, जिस तरीके से भी हो, तो आप इसको भी कह सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड, लेकिन ब्रिज मत लगाइएगा, ठीक है दोस्त, ब्रिज नहीं लगाना। 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड, ब्रिज लेकिन नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं। जैसे वहां पे कोवेलेंट के केस में आप क्या लगाते हैं,
ब्रिज बना देते हैं। ऐसे बहुत सारे केस आप लोग पढ़ते होंगे वहां पर। तो इसको ब्रिज बॉन्ड नहीं बोलना, वहां ब्रिज लगाते हैं आप। चलो ये हमने काट दिया। क्या हमने लिखा? काफी स्ट्रांग है, इक्विवेलेंट है, ये है। अब वो जनरल केस है, ये रेयरली फाउंड। फिर भी सर कहीं कहीं तो नजर आता होगा ना। वो एग्जांपल्स कुछ जहां सर ये नजर आता होगा, ऐसा एक दो एग्जांपल। HF2-। चलो अगले पेज में मैं एग्जांपल लेता हूं, बहुत सारे एग्जांपल्स। आइस का भी एग्जांपल लूंगा, बहुत सारी बातें करता हूं नेक्स्ट पेज। लेकिन हमने क्लियर बोला कि ये रेयरली फाउंड, ये कम, रिलेटिवली वो ज्यादा मिलता आपका। कौन? अनसिमेट्रिकल। हाइड्रोजन बॉन्ड तो अनसिमेट्रिकल ही होगा ना, दोनों बॉन्ड लेंथ तो कभी सेम हो नहीं सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड छोटा होगा, H बॉन्ड बड़ा होगा, उसके तुलना में ये काफी स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये कोवेलेंट बॉन्ड के बॉन्ड एनर्जी के रेंज में एंटर कर रहा है, जबकि उसका तो आप समझ रहे हैं कि इसका तो बॉन्ड एनर्जी काफी कम होगा, और ये कोवेलेंट बॉन्ड से मैच करने लगेगा। इसकी बॉन्ड एनर्जी के बारे में कोई शक नहीं है। E2 का रेंज जो होता है वो ग्रेटर देन 0 से लेकर के आप जानते हैं स्ट्रांग तक चले जाते हैं, 40 किलो कैलोरी पर मोल तक। नहीं, लेकिन इसमें क्या है ना, ये इतना लो में नहीं जाएगा, ये जब भी जाएगा तो कोवेलेंट वाले रेंज में एंटर करना शुरू कर देगा। मैं एग्जांपल करके दिखाता हूं ना, उससे चीजें क्लियर होने लगेंगी। तो चलिए पहले पेज का आप स्क्रीनशॉट ले दोस्त, और दूसरे पेज के लिए एकदम तैयार रहे अच्छे से प्लीज। तो अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं दोस्त, ठीक है, अच्छे से देखें। हाँ, सिमेट्रिकल का। अब दुनिया आ गई कहां पे? सिमेट्रिकल H बॉन्ड का। सिमेट्रिकल H बॉन्ड्स, इसकी कहानी शुरू होने जा रही है। हमने बोला काफी रेयरली फाउंड है, रेयरली मिलता है, बट स्ट्रांग होता है काफी। देखिए कहां से एग्जांपल शुरू करता हूं। सबसे पहले करता हूं इन आइस एट वेरी हाई प्रेशर। क्या लिखा मैंने? क्या लिखा मैंने? मैंने लिखा आइस पर, लेकिन काफी हाई प्रेशर पर। अगर आप आइस के स्ट्रक्चर को समझें, अलग अलग प्रेशर पर समझें, तो 4 तरीके का आइस हम लोग बोलते हैं। एक नॉर्मल आइस, एक आइस 7 बोलते हैं, एक आइस 8 बोलते हैं, और एक कंप्रेस्ड आइस बोलते हैं। जो आपको सिमेट्रिकल H बॉन्ड देखने को मिलेगा वो कंप्रेस्ड आइस में मिलेगा। 4 तरह के आइस होते हैं। एक तो नॉर्मल आइस का भी चर्चा करूंगा मैं, दूसरा एक आइस 7 बोला जाता है, और एक आइस 8 बोला, क्या डिफरेंस है कभी मैं बताऊंगा, और एक बोला जाता है कंप्रेस्ड आइस। तो अभी मैं टॉपिक से बाहर नहीं जाना चाह रहा हूं। इसको तो आप जानते ही हैं, अभी अभी आपने डिस्कस किया है इसके बारे में कि इसका जो डिस्टेंस OH का है, ये करीब करीब 0.99 एंगस्ट्रॉम, और इसमें जो डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड वाला है, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड वाला हुआ ना। अब H बॉन्ड वाला जो होगा, कहां से? HO, ये वाला अभी अभी आपने पढ़ा 197 पिकोमीटर के आसपास, 1.97 एंगस्ट्रॉम के अराउंड होगा। चूंकि वो वाटर का था तो आइस में अराउंड हमने लिखा। इसके बाद आ जाइए, अब कंप्रेस्ड आइस क्या है? आपका आइस ही है बट एट वेरी हाई प्रेशर। कितना? 30 गीगा पास्कल। सोचो इतने प्रेशर पर जब आप ले जाओगे तब ये H बॉन्ड सिमेट्रिकल हो जाएगा। अभी ये डिस्टेंस O2O कितना है जरा सोचें आप दोस्त, अभी ये O2O कितना है अप्रॉक्स? तो दोनों को ऐड करेंगे, लगभग 2.96 एंगस्ट्रॉम हुआ, सही है। लेकिन जब आप कंप्रेस्ड आइस में जाए, मतलब 30 गीगा पास्कल प्रेशर पर जाएंगे, तो ये सिमेट्रिकल H बॉन्ड होगा, मतलब अब दोनों लेंथ बराबर हो जाएगा। अब आपका डिस्टेंस O2O 2.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा दोस्त।
कुछ समझ में आ रहा है? O to O की दूरी अब 2.4 एंगस्ट्रॉम हो गई। कौन सी आइस में? कंप्रेस्ड आइस में। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमने सिखाई। तो कंप्रेस्ड आइस में फिर 7-8 में ऐसा नहीं होता, सिमेट्रिकल नहीं है। यहां पे इस तरीके से ये हो गया इसका आधा 1.2 और ये हो गया आधा 1.2। क्लियर है? अच्छे से देखते जाए। तो ये केस ऑफ कौन सा? सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड। एक एग्जाम्पल तो बड़ा अच्छा हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद है ये आप लोगों ने आज पहली बार देखा होगा। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों ने आज पहली बार देखा होगा। इससे पहले आपको कंप्रेस्ड आइस के बारे में नॉलेज नहीं, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसा चैलेंज भी नहीं करता हूं, बट अच्छी बात है अगर आपको नॉलेज होगा तो। हाँ, हाँ, हाई प्रेशर पर तो बहुत सारे इस तरीके की एबनॉर्मेलिटीज दिखती हैं और होती हैं। हाई प्रेशर तो खैर बहुत सारी चीजें करवा सकता है। आपका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा हाई प्रेशर चेंज करता है। तो चलिए आइए, एक तो हमने ये एग्जांपल लिया। जब मौका मिलेगा आगे के लेक्चर्स में तो मैं आपको ICE-7 और ICE-8 से भी मुलाकात करवाऊंगा। फिलहाल हमारा सिमेट्रिकल H बॉन्ड्स और कहां दिखेगा? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में भी, लेकिन वो भी हाई प्रेशर पर। फॉर्मिक एसिड में भी दिख सकता है बट हाई प्रेशर पर। इन एनहाइड्रस HF एंड एनहाइड्रस एंड सॉलिड HF या फॉर्मिक एसिड, लेकिन ये सब हाई प्रेशर पर। सबकी दुनिया आएगी, सबको धीरे धीरे डिस्कस किया जाएगा। अभी हम लोग एक नए एग्जाम्पल की तरफ जाने वाले हैं, इन बाइफ्लोराइड आयन। नाम से बाइफ्लोराइड है, लेकिन बाइफ्लोराइड आयन HF2- को बोला जाता है। ध्यान से, ठीक है। HF को भी हम लोग हाई प्रेशर पर लेकर के देखेंगे, फॉर्मिक को भी हम लोग हाई प्रेशर पर लेकर के देखेंगे, कोई उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हमने बोला कि अब उसके बाद एक नया एग्जांपल कि बाइफ्लोराइड में चले आए। ध्यान से सुने, बाइफ्लोराइड। सबसे पहले बाइफ्लोराइड की दुनिया में ये आयन आया कहां से? ठीक है, ध्यान से देखें। एग्जाम्पल KHF2 ऐसे भी लिख सकते हो। नहीं, KHF2 चूंकि माइनस को स्टेबलाइज करने के लिए हमने प्लस लगाया तो K+ लगाया दोस्त, तो ये KHF2। इसकी कहानी की शुरुआत हुई थी कहां से? ये देखो, कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी, ये घेर के मैं बता रहा हूं। एक्चुअली बाइफ्लोराइड फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाई, सबसे पहले यह तैयार किया गया था मॉइजन के द्वारा। किनके द्वारा? मॉइजन। मॉइजन साइंटिस्ट है। मॉइजन ही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले लेबोरेटरी में HF का फॉर्मेशन किया था। HF सबसे पहले, सॉरी, फ्लोरीन गैस। सबसे पहले लेबोरेटरी में फ्लोरीन बनाने वाले साइंटिस्ट थे मॉइजन। 1964 बहुत रिसेंट बना। और फ्लोरीन बनाने के दौरान ही मॉइजन ने HF2- का फॉर्मेशन करवाया था। फ्लोरीन का जो लैब में प्रिपरेशन हो रहा था उसी के दौरान। ध्यान से देखिएगा, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरीन लैब मेथड। तो चलो आ जाओ, मैं डिस्कस कर रहा हूं फ्लोरीन बनाने के लिए जो इन्होंने एफर्ट लिए, इस केमिस्ट्री को साथ में P ब्लॉक को अपन डिस्कस करते हैं। फ्लोरीन बनाने की कहानी यह है, जैसे मान लो कि आपको HCl से क्लोरीन बनाना है, तो बड़ा इजी है। आप HCl से क्लोरीन बनाना हो तो आप यहां पर फ्लोरीन डाल करके क्लोरीन गैस निकाल सकते हैं, प्लस HCl बना सकते हैं, या अदर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दे सकते हैं। दूसरे भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे सकते हैं दोस्त, जैसे KMnO4 दे सकते हैं, जैसे MnO2 दे सकते हैं। हाँ,
K2Cr2O7 नहीं देते क्योंकि आपको पता होता है क्रोमाइल क्लोराइड बनने का खतरा है, तो इससे क्लोरीन बन जाएगा। तो क्लोरीन बनाने के बहुत सारे मेथड्स है। क्या बोला हमने बोला क्लोरीन बड़ी आसानी से लेबोरेटरी में बन जा रहा था, चूंकि बहुत आसानी से, चूंकि HCl में क्लोराइड है, आप कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालिए तो लैब में तुरंत क्लोरीन बन जाए। और सक्सेसफुली तो सबसे अच्छा डेकन्स प्रोसेस है। सबको पता है कि डेकन्स प्रोसेस में HCl का एरियल ऑक्सीडेशन कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 हीटेड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो वहां से क्लोरीन बनता, और वो मैन्युफैक्चर मेथड है। मतलब लैब में जल्दबाजी में बनाने वाला मेथड नहीं, वो बड़े अमाउंट में बनाना है तब भी उससे बनता है। तो क्लोरीन बनाना बड़ा इजी था, फ्लोरीन बनाना डिफिकल्ट था। क्यों फ्लोरीन बनाना डिफिकल्ट था? एक तो HF को कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करके फ्लोरीन में पहुंचा दे, सामान्य ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बूते से बाहर की यह बात है, क्योंकि जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं पीरियोडिक टेबल का, उन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑलरेडी फ्लोरीन है, तो HF को कोई ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता। उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए फिर ऐसी चीजें लेनी पड़ेंगी जिससे बहुत ज्यादा कॉस्टली हो सकता है और खतरनाक। H4XeO6 लेना पड़ेगा, OF2 लेना पड़ेगा। तो ये सब प्रिपरेशन मेथड नहीं हो सकता क्योंकि ये सब में खतरा बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, HF से फ्लोरीन निकालना बहुत मुश्किल है, HCl से क्लोरीन बनाना Cl2 बहुत इजी था रिलेटिवली। अगले पेज में आता हूं और मजेदार चीजों को डिस्कस करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले, एकदम वीडियो पर बने रहे, बहुत अच्छी चीजें आज सीखने को मिलेंगी प्लीज। हमने बोला दोस्त कि HCl को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर के आप ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, K2Cr2O7 लेने से मना किया। हा? क्यों? क्योंकि अगर आप HCl पर K2Cr2O7 लेंगे तो इससे CrO2Cl2 बनने का खतरा रहता। क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, क्रोमाइल क्लोराइड। इसके हाइड्रोलिसिस JRF में आ चुके हैं, क्रोमाइल क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस JRF में आ चुके हैं, तो एनीवेज कभी करवाऊं। तो ये ऑरेंज रेड वेपर है, ये बनने का खतरा रहता है। हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर D3S है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ। अच्छे से बने रहेंगे प्लीज, बिल्कुल भी हटना नहीं है। हां, हमने बोला लेकिन इसका मैन्युफैक्चर मेथड में कैसे होता है? आप HCl को एयर में ऑक्सीडाइज करवाते, एरियल ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ हीटेड CuCl2 कैटलिस्ट। जानते हैं ये भी आपके कंपटीशन में पूछा हुआ है। इनमें से डिकन्स प्रोसेस में किस कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है? अगर आपने कभी क्वेश्चन से मुलाकात किया होगा तो इससे क्लोरीन बनता है प्लस H2O, और एक्चुअली यही मैन्युफैक्चर मेथड है। मतलब मैन्युफैक्चर मेथड किसको बोलते हैं दोस्त? जब लार्ज स्केल पे बनाना होता है। और एक होता है प्रिपरेशन मेथड, ठीक है, लैब मेथड। मतलब जल्दी अगर क्विक बनाना है तो आप वो काम कर ले, तो HCl पर KMnO4 डालते हैं तो वो जल्दी बनाते हैं, लैब मेथड है, वो सब महंगा मेथड है। लेकिन क्लोरीन का इस्तेमाल बहुत चीज में, डेटॉल बनाने से लेकर के स्विमिंग पूल तक में, और वाटर को ब्लीच करने तक में इस्तेमाल होता है, वाटर को क्लीन करने तक में इस्तेमाल होता है। तो इतना ज्यादा आप क्लोरीन का डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं कि आपको सस्ता मेथड चाहिए नहीं, इसीलिए हम लोग डेकन्स प्रोसेस को बोलते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या है? डेकन्स प्रोसेस। लेकिन हमने दोस्त बोला कि बट जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो सामान्य ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, चाहे KMnO4, चाहे O2, चाहे Cl2, चाहे K2Cr2O7, चाहे lead+4, नहीं, चाहे थैलियम 3+, चाहे MnO2, चाहे HNO3 वगैरह वगैरह, जो जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। बट जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन नॉट ऑक्सीडाइज HF2F2। क्यों जी? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि F2 itself is very powerful ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पीरियोडिक टेबल का तो स्ट्रॉन्गेस्ट है। हाँ,
पीरियोडिक टेबल से आप बाहर जाए तो इससे स्ट्रॉन्ग OF2 है जिसमें ऑक्सीजन का +2 है जो ऑलरेडी हाईली अनस्टेबल है, H4XeO6 वगैरह है जिसमें जेनॉन का +8 है, तो वो प्रिपरेशन मेथड में नहीं है। तो इन्होंने चलिए अब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड अपनाया। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड इज ऑप्टेड किस चीज के लिए दोस्त? फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का प्रिपरेशन बहुत लेट हुआ। किसने कराया ये मेथड? अभी हमने डिस्कस किया, मॉइजन। मेथड का नाम ही पड़ गया मॉइजन मेथड। मॉइजन डबल एस भी लिख देता हूं, कभी सिंगल एस भी लिख देता हूं, लेकिन डबल एस लिखना चाहिए। 1964 आप जरा देखें कितना रिसेंट फ्लोरीन का फॉर्मेशन हुआ, जबकि ओल्डेस्ट नोन हैलोजन क्लोरीन है। क्लोरीन बहुत पहले आप बना चुके हैं और फ्लोरीन बहुत लेट, हाल फिलहाल 1964 काफी रिसेंट हुआ। इतने रिसेंट हम लोगों ने फ्लोरीन का प्रिपरेशन किया। आइए क्या किया गया, क्या HF का डायरेक्टली इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया जाए? इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया जाए? संभव है कि H+ मिल जाए, F- मिल जाए, HF लिक्विड ले लिया और ऐसा करके ये कैथोड पर H2 बन जाए और ये एनोड पर फ्लोरीन बन जाए? ऐसा संभव है? नहीं संभव है। क्यों नहीं है संभव? क्यों? HF कोवेलेंट है, इसीलिए ये आयन में डिकम्पोज ही नहीं करेगा। तो आपको इस मिक्सचर को आयोनिक बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट बेटर करना पड़ेगा। तो करते क्या है हम लोग, HF में इन्होंने KF मिलाया। HF के लिक्विड में क्या मिलाया दोस्त? KF सॉलिड मिलाया। ये आपका क्या है? कोवेलेंट। और ये क्या हुआ? आयोनिक। तो HF में KF मिलाया तो बन गया आपका KHF2। अच्छे से देखें क्या बन गया दोस्त? KHF2। KHF2 में K+ है और HF2- है, और ये बनने के पीछे का रीजन है HF2- का स्टेबलाइज्ड होना। HF2- इज स्टेबलाइज्ड बाई स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर सिमेट्रिकल H बॉन्ड। ध्यान से देखेंगे तो बड़ी आश्चर्य की बात हुई कि बड़ा अजीब तरह का चीज बना यार, कैसे बन सकता है ये HF2- बना, तो ये कैसे बन सकता है? ये देखिए F- HF, ये 113 पिकोमीटर और ये भी 113 पिकोमीटर। याद रखना बेहद जरूरी है डाटा को, 113 पिकोमीटर, 113 पिकोमीटर। जबकि अभी थोड़ी देर पहले हमने HF का H बॉन्ड किया था, याद करें कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उसमें थी 0.92 एंगस्ट्रॉम और H बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थी 1.55 एंगस्ट्रॉम। अभी याद करें 1.55 और 0.92 मतलब 2.49, 2.5 मान लीजिए, करीब करीब 2.5 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस था फ्लोरीन का। यहां पर डिस्टेंस कितना है? 2.26 और वो कितना था? 2.5। डिस्टेंस शॉर्ट कर गया, तो अनुमान हो गया होगा कि ये कितना स्ट्रांग होगा। कम से शॉर्ट नहीं किया, बहुत का अंतर है। कहां 1.5 है वो, 2.5 है और कहां ये 2.25 है। जैसे अभी दोस्त आप याद कीजिए, हमने थोड़ी देर पहले बोला आइस का और कंप्रेस्ड आइस का। तो कंप्रेस्ड आइस में आपने गौर किया कि कंप्रेस्ड आइस में O से O का जो लेंथ था वो 2.4 एंगस्ट्रॉम था, जबकि आइस में जो वो था वो 3 एंगस्ट्रॉम के अराउंड था। तो 2.4 और 3 एंगस्ट्रॉम के बीच काफी बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो आप समझिए चीजों को, तो 3 एंगस्ट्रॉम 2.5, इसीलिए वो सिमेट्रिकल H बॉन्ड काफी स्ट्रांग हुआ। और यहां भी HF का जो था, F से F का डिस्टेंस HF में वो कितना था? 2.5। कैसे? 1.55 और 0.9। डेटा याद नहीं रखेंगे इनऑर्गेनिक में तो आप कहीं के नहीं है, फिर बस फिर कहानी सुनते रहिए तोता की तरह। इनऑर्गेनिक में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए यहां डेटा से मिल रहे हैं। हमने बोला 113। अब आ जाओ, इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी? 161.5 किलोजूल पर मोल, और इसकी भी उतनी ही।
भाई साहब ये वाली एनर्जी से आप मुलाकात कीजिए, 161.5 कितना ज्यादा हुआ। F2 का बॉन्ड एनर्जी से कम होता, फ्लोरीन का कोवेलेंट बॉन्ड 156। अगर आपको याद हो F2 का बॉन्ड लेंथ हमने किया था 156, ये 161.5। हालांकि इसके भी स्टेट पे डिपेंड करता है, इसको सॉलिडिफाई अगर करते जाओगे ना तो इसका बॉन्ड एनर्जी और बढ़ जाता है और 176 तक चला जाता है, 176 किलो जूल पर मोल तक चला जाता है, बट उतना पे नहीं जाना, अभी लिक्विड फॉर्म में यहां डिस्कस करते हैं। आ जाइए, हमने बोला कि HF2 माइनस स्टेबलाइज्ड है किससे? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्युलर सिमेट्रिकल H बॉन्ड से, जिसमें ये वाला बॉन्ड लेंथ है 113 और बॉन्ड एनर्जी दोनों का कितना है 161.5 किलो जूल पर मोल एवरेज। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपने सीखा। अगले पेज में फिर मैं और नई चीजें इसमें दिखा रहा हूं, बहुत सारी चीजें। एकदम बने रहे वीडियो पर, आज मजेदार लेक्चर होने वाला हम लोगों का, प्लीज। तो दोस्तों आइए, तो मैंने बोला कि क्या बन गया KHF2। अब आपका HF कन्वर्ट हो गया कोवेलेंट से आयोनिक में। आयोनिक में अभी भी इसके पास, अभी ये लिक्विड ही है, HF आपका लिक्विड था और आपने KF सॉलिड मिलाया इक्विमोलर, तो अभी भी आपके पास K प्लस है, F माइनस है और HF है। ठीक है, अलग बात है कि इन दोनों ने कंबाइन होकर HF2 माइनस बना। अब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हो प्रॉपर कैथोड एनोड सिस्टम लेकर के, अभी उस पे अपन नहीं जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, अब कैथोड पर क्या होगा रिएक्शन, जरा सोचे अच्छे से। देखिए कैथोड पर रिएक्शन क्या होगा और एनोड पर रिएक्शन क्या होगा। एनोड पर आपका एनायन डिपॉजिट होगा दोस्त, तो आपका एनायन कौन है अभी भी F माइनस। F माइनस चले जाएगा आपका ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाफ मोल फ्लोरीन। अच्छे से देखें, बट ये जो F माइनस आया है ये HF का है या KF का है? तो फ्रॉम KF का है। नहीं समझ में आया कि मैंने क्या बोला? मैंने बोला आप ऐसे समझते हैं ना, सोर्स जिसको आप बोलते हो कि मटेरियल, प्राइम मटेरियल, बेसिक मटेरियल, जैसे मेटल के एक्सट्रैक्शन में सोर्स आप बोलते हैं मिनरल को, ओर को। तो उसी तरीके से आपका बेस मटेरियल क्या, आपको फ्लोरीन किससे बनाना है? सोचो, KF से या HF से? HF से। आपका अवेलेबल, इजीली अवेलेबल क्या है, KF या HF? HF। जैसे इजीली अवेलेबल HCl था वैसे इजीली अवेलेबल KF है, HF है। तो HF से आपको फ्लोरीन बनाना है, ना कि KF से। KF का तो सीधे इलेक्ट्रोलिसिस कर दोगे तो पोटेशियम और फ्लोरीन मिल जाएगा, लेकिन यह सस्ता होना चाहिए मेथड। इसीलिए आपका जो मटेरियल ज्यादा अवेलेबल है वो है HF। तो HF से आपने फ्लोरीन तैयार करना है, बट HF कोवेलेंट आप इलेक्ट्रोलिसिस कर नहीं सकते हैं। तो आपके पास उपाय क्या है कि आपने KF मिलाया तो एक आयोनिक तैयार हुआ KHF2। अब इसमें जो आयंस है वो K प्लस F माइनस और HF है। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब करेंगे तो एनोड पर एनायन डिपॉजिट होगा, तो आपका एनायन क्या है, एनायन F माइनस, लेकिन ये F माइनस कहां से आया? KF से। और आपको चाहिए कहां का? HF का। तो ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ अच्छे से आ जाओ। अब कैथोड पर कौन डिपॉजिट होगा? K प्लस। एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पोटेशियम बन गया, ये भी K प्लस कहां से आया? KF से। तो जरा सोचो, आपका तो HF अनयूज्ड लग रहा है, लेकिन बट अब यहां पर एक रिएक्शन होगा, ये जो पोटेशियम आपका बना वो आपके HF से रिएक्ट कर जाएगा। ये आपका HF, यही रॉ मटेरियल, ये जो पोटेशियम बना वो HF से रिएक्ट करेगा और KF बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये आधा मोल हाइड्रोजन गैस, अब यही KF यहां पर एक्चुअली K प्लस दिया और यहां पर एक्चुअली F माइनस दिया। इस तरह से आपका नेट जो KF है वो कांस्टेंट है। नेट फाइनली रिमेन्स क्या? अनयूज्ड ना।
इस्तेमाल हुआ लेकिन फाइनली अनयूज्ड हुआ, जितना इस्तेमाल हुआ उतना बन गया। तो बोलो ना जरा, कैथोड बाय प्रोडक्ट क्या हुआ? कैथोड बाय प्रोडक्ट क्या हुआ? क्या बना कैथोड पर बाय प्रोडक्ट? हाइड्रोजन गैस। और एनोड पर तो यूजफुल प्रोडक्ट बना फ्लोरीन। आप जरा एक बार अच्छे से और देख ले, कहीं आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं कर रहा था मॉइजन्स मेथड को डिस्कस, मॉइजन ने कैसे फ्लोरीन तैयार किया था, क्योंकि फ्लोरीन सबसे बाद में बनने वाला हैलोजन है। क्लोरीन काफी पहले बन चुका था, उसको डेकन्स प्रोसेस से और लैब में भी तैयार किया गया, बट फ्लोरीन खतरनाक था। फ्लोरीन का इस्तेमाल खतरनाक है। फ्लोरीन को बनाने में बहुत लोगों का की आंखें गई, किसी का चेहरा जला, किसी का की उंगलियां गई, बहुत कुछ हुई फ्लोरीन बनाने में। ठीक है, चलिए आइए अच्छे से। तो हमने बोला दोस्त कि HF को आप डायरेक्टली इलेक्ट्रोलिसिस कर नहीं सकते थे, ऑक्सीडाइज तो पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद है फ्लोरीन। सेकेंड, हमने बोला कि आपने कोई उस पर उसका इलेक्ट्रोलिसिस एफर्ट लिया, बट वो कोवेलेंट है तो आयन में ब्रेक करेगा नहीं, तो इलेक्ट्रोलिसिस भी बेकार है। तो थर्ड आपने क्या किया, उसमें कोई KF मिलाया, न्यूट्रल फ्लक्स बोलते हैं ऐसे चीजों को जो ऐड करते हैं। तो हमने वो न्यूट्रल फ्लक्स मिलाया, KHF2 बना। KHF2 अब आयोनिक है, KHF2 में K प्लस F माइनस HF है, और अलग बात है कि इन दोनों के बीच H बॉन्ड है। जब इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट किया तो कैथोड पर और एनोड पर एनायन डिस्चार्ज हो गया, बट ये एनायन जो डिस्चार्ज हुआ KF का है, लेकिन अपना बेसिक मटेरियल KF नहीं HF है, और वहां भी जो पोटेशियम बना वो KF से बना। अपना बेसिक मटेरियल HF खर्च होना, HF अभी तक खर्च हुआ नहीं, लेकिन संजोग से कैथोड पर जो पोटेशियम बना वो HF से रिएक्शन कर जाएगा, तो कैथोड पर KF बनेगा। इसीलिए ध्यान देना होगा कि कैथोड पर चूंकि आपका HF रिएक्ट कर रहा है, एनोड पर भी फ्लोरीन गैस है, तो मोनल एक अलवायु होता है, सुना होगा, कॉपर का और निकल का, उसमें 5% आयरन भी मिला दिया जाता है। मोनल एक अलवायु होता है। मोनल में ही सिर्फ आप HF को और फ्लोरीन गैस को स्टोर कर सकते हैं, बाकी आप फ्लोरीन गैस को और HF को स्टोर कहीं नहीं कर सकते। ग्लास में तो आप HF को रख नहीं सकते, हमने पीछे भी पढ़ाया है, डालेंगे और ग्लास डिसॉल्व कर जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ ग्लास, वो हमने पढ़ाया है पीछे। तो HF तो बहुत खतरनाक केमिकल है। बेस्ट क्वालिटी का जो लेबोरेटरी में ग्लास होता है, पायरेक्स ग्लास, उसको भी HF डिसॉल्व कर देगा। तो आपका जो, अगर आप जनरल क्या स्टील कैथोड लेते हैं, स्टील कैथोड लेके आप इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे, भाई साहब HF है वहां, स्टील कैथोड लेके कहां से कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या किया जाता है, सारे पर मोनल का एक लेयर चढ़ाया जाता है। कैथोड एनोड पर मोनल क्या होता है, मोनल एक्चुअली उसको फ्लोरीन या HF डैमेज नहीं कर सकता। मोनल सिप का जो बेस होता है ना, उसको भी मोनल का उसमें बहुत सारी लेयरिंग होती है, या उसकी जो पंखी होती है, ठीक है, टरबाइन होता है, तो टरबाइन बनाने में मोनल का इस्तेमाल जम के किया जाता है। मोनल क्या है, क्या बोला हमने, कॉपर निकल और आयरन का अलवाई है, बेसिकली कॉपर और निकल का। अगर आयरन को छोड़ दो तो बेसिकली कॉपर निकल बोलो 70-30 रेशियो में, कॉपर ज्यादा निकल कम, तो इसका अलवाई है, उसमें 5% चलो आयरन भी मिला लिया, ठीक है। तो इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, मोनल, अलवाई हुआ। और इसका बेस्ट यूज क्या है, HF जहां भी फॉर्म करता है, जहां भी फ्लोरीन का इस्तेमाल होता है, उसके लिए अपना एक लेयर बनाते हैं, या पॉट बनाते हैं, कंटेनर बनाते हैं, वेसल बनाते हैं। किस चीज का, मोनल का। सी वाटर में आप जानते हैं फ्लोराइड बहुत ज्यादा है, इस वजह से टरबाइन डैमेज ना हो, खराब ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, मोनल से उसको तैयार करते हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट यूजफुल लगा होगा। अब आ जाइए, एनीवेज अपना कैथोड एनोड अभी सब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा K प्लस HF फिर से हो गया और KF बन गया। यही KF देख रहे हो, खर्च भी हो गया, K प्लस F माइनस, मतलब वो खर्च हो रहा, बन रहा, तो नेट KF आपका फाइनली अनयूज्ड होगा। तो कैथोड पर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या बनता है, बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मोनल्स मेथड में जब आप फ्लोरीन को का प्रिपरेशन करते हैं तो कैथोड बाय प्रोडक्ट क्या होता है, तो बोलेंगे कैथोड बाय प्रोडक्ट होता है हाइड्रोजन। एनोड बाय प्रोडक्ट क्या होता था, एनोड पर कोई बाय प्रोडक्ट नहीं, एक ही प्रोडक्ट निकलता है एनोड प्रोडक्ट, वो है फ्लोरीन। बाय प्रोडक्ट बोलते हैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट को। तो चलो ये हमने क्लियर किया। अब आ जाइए, फ्लोरीन बनाने में KHF2 आया, फ्लोरीन बनाने में KHF2 आया। मैं ये दिखा रहा था कि फ्लोरीन बनाने में KHF2 कैसे आया। सबसे पहले मॉइजन ने इसको तैयार किया था, तो ये तो पता चल गया होगा कि कैसे आया, साफ दिख रहा, और उसके अंदर सिमेट्रिकल H बॉन्ड है, ये भी हमने क्लियर किया। अब आ जाइए पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूं। ऑल्सो ध्यान से देखिए, अब आप देखिए K प्लस आपने जब HF किया तो KF बना,
सही है। ये एक मोनोबेसिक एसिड है जिसने एक सॉल्ट तैयार किया, सॉल्ट 1। अब आपने देखा कि वो HF दोबारा ये एसिड रिएक्ट करके KHF2 बना रहा है, ठीक है, 1:1 में आपने लिया। तो आप देख रहे हैं ये सॉल्ट 2। तो इन दोनों सॉल्ट को एक साथ फर्मी सॉल्ट बोला जाता है। और HF एक ऐसा मोनोबेसिक एसिड है जो 2 तरीके के सॉल्ट तैयार कर देता है। इवन आगे भी ट्राई किया मुआइजन साहब, आगे क्या ट्राई किया, KHF2 जब बन गया तो फिर और 1 मोल HF दिया। नहीं समझे, इसमें 1:1 भाई साहब KH2F3 बन गया, तीसरा सॉल्ट तीसरा सॉल्ट। मुआजन साहब ने सोचा कि आगे बढ़ाऊं, तो आगे बढ़ाने के लिए फिर HF ऐड किया, तो सोचा कि अब बन जाए KH3F4, नहीं बना। सोचा और करूं, KH4F5, नहीं बना। मतलब 3 KF नॉर्मल है, मतलब KHF2 के साथ एक नई चीजें और देखने को मिली, KH2F3। मतलब इसमें क्या सब है दोस्त, K प्लस और जोड़ H2F3 सर जरा इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? तो भाई साहब आपको लगता है सर बिना बताए छोड़ेंगे? किसके बारे में, H2F3। तो अब हमारा एरिया खुला कि क्या H2F3 में H बॉन्ड किस तरीके का है, उसको थोड़ा सा है। तो अगले पेज में HF, HF2- और H2F3- तीनों को कंपेयर करके आपको दिखाता हूं, तीनों के स्ट्रक्चर को भी आपको समझाता हूं। तो अच्छे से मजेदार अब सेक्शन में हम लोग एंटर कर गए। वीडियो पर बने रहना है, हट करके बाहुबली देखने नहीं जाना है। बाहुबली की इसी सीन की वजह से पूरी की पूरी मूवी हिट हो गई थी। हाँ, तो इसी सीन की वजह से HF की कहानी हिट होती है, इसलिए वीडियो पर बने रहे, कहीं जाना नहीं है। स्क्रीनशॉट ले और बताए मेरे को कि अच्छे से क्लियर हो रहा है चीजें आपकी या नहीं। प्लीज, आई एम वेटिंग एगरली। तो फर्दर HF का एडिशन पॉसिबल नहीं है, KH2F3 तक बन सकता है। अब हम लोग इस पेज में क्या करने वाले हैं, HF, HF2- और H2F3- तीनों को डिस्कस करने वाले हैं। आइए अच्छे से, मैं पार्टीशन को हटा दे रहा हूं, ध्यान से देखें। HF, HF2- और H2F3-। ठीक है दोस्त, आ जाइए। HF का चलो लिक्विड फेज में कर रहा हूं, सबको लिक्विड फेज में ही बना रहा हूं। अभी लिक्विड फेज का मतलब समझ रहे हैं, एक्चुअली बन ही रहा वो लिक्विड में। HF तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड ही है, उसी में आपने KF डाला है तो आपका HF2- आया है। और एक बात और, ये जो आप HF2- बना रहे थे तो आपके MF में KF ऐड हुआ, तब आपने HF2- बनाया, और फिर MF2- में इस, सॉरी MF2- बोल रहा हूं, MHF2- में आपने फिर HF ऐड किया, तब आपका बना M, या HF लिखना था ना दोस्त, तो क्या बना MH2F3। ध्यान रहे, M आप यहां पर कोई भी एलिमेंट चाहो तो नहीं ले सकते हो, K+ और NH4+, इसी 2 एलिमेंट के लिए सक्सेसफुली तैयार होता है। तीसरा Na+ के लिए तीनों तैयार नहीं हो सकता। Na+ जब आप लेंगे तो NaHF2 तक बन जाता है, बट NaH2F3 नहीं बनता है। तो इस तीनों को बनाने के लिए आपको K+ और NH4+ देना पड़ेगा। K+ और NH4+ का इक्विवेलेंट साइज होता है थर्मोडायनेमिकल रेडिया। एनीवेज, आ जाइए बाप, ये हमने क्लियर कर दिया। आप K+ और NH4+ ले सकते हैं। HF लिक्विड में
हर HF 2 H बॉन्ड बनाता है और जिगजैग स्ट्रक्चर होता है। कैसा? जिगजैग स्ट्रक्चर। तो लोग ऐसे शुरू कर देते हैं HF 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 जिगजैग। तो मैं आपको याद दिला दूं, इस तरीके से कभी नहीं लेंगे, ऐसा कभी नहीं। ध्यान दे कैसा लेंगे तो होता क्या ओरिजिनल स्ट्रक्चर, जरा ध्यान दे। F से शुरू होगा, FH 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 FH। सर दोनों में अंतर क्या है? अंतर है वर्टेक्स पे हाइड्रोजन है जो काफी छोटा है, उसके रिस्पेक्ट में फ्लोरीन बड़ा है, तो यहां पे एंगल स्ट्रेन हो जाएगा जिगजैग स्ट्रक्चर में। क्लियर है? इसलिए ध्यान रखेंगे कि वर्टेक्स पे हाइड्रोजन नहीं लेना है। हाइड्रोजन जब वर्टेक्स पे लेंगे तो एंगल स्ट्रेन हो जाएगा, ये लेना है। इसका एंगल करीब करीब 120 डिग्री होता है, एग्जैक्टली बोलेंगे तो 116 डिग्री। अब बॉन्ड लेंथ हमने अभी डिस्कस किया 0.92 एंगस्ट्रॉम और 1.55 एंगस्ट्रॉम। टू रिमेंबर, सारे डेटाज याद रहने चाहिए एकदम क्लियरली, अच्छे से फ्लुएंटली आप बोल सकते हैं। तो आइए, तो हमने बोला HF का आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया, जिगजैग स्ट्रक्चर 0.92 1.55, मतलब F टू F का लेंथ कितना आया? फ्लोरीन टू फ्लोरीन का लेंथ कितना आया? जोड़ लो दोस्त, 2.4 और 7। क्लियर है? 2.4 और 5 to 7, इतना एंगस्ट्रॉम हो गया फ्लोरीन से फ्लोरीन का लेंथ। अब आ जाइए HF2 माइनस। HF2 माइनस में हमने क्या बोला? HF और F माइनस, यही है, यही है ना? और इसमें हमने क्या बोला? 113 पिकोमीटर और 113 पिकोमीटर। तो आ जाओ, यहां पर डिस्टेंस F टू F कितना है? कितना है? 2.26 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? ये भी चीज है, 2.26 एंगस्ट्रॉम। ये 2.47, इससे काफी शॉर्ट हो गया, तो इससे इसका H बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। H बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी इससे ज्यादा है, ध्यान से। अब आ जाइए, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूं मैं, ध्यान से। एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है, ये लीनियर स्ट्रक्चर इसका हमने बोला, इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है और इसका ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कैसे, जरा देखिए दोस्त। HF F माइनस हुआ, क्लियर हुआ? 2 HF 1 F माइनस। अब इसमें भी बॉन्ड लेंथ 1.06 एंगस्ट्रॉम, 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस F टू F कितना है, तो 2.33 एंगस्ट्रॉम। जाहिर सी बात है ये सिमेट्रिकल है। क्या ये सिमेट्रिकल H बॉन्ड है? नहीं है। क्या है? नहीं। आपका H बॉन्ड बड़ा है, कोवेलेंट बॉन्ड छोटा है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। इन दोनों में एक बार फिर से ये स्ट्रेंथ वाइज ज्यादा हुआ, मतलब इन तीनों में H बॉन्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा HF2 माइनस का है। फिर उसके बाद, इसके बाद इन दोनों में अगर देखें तो साफ पता चल रहा है अभी भी यहां आयन है इंटरेक्ट। ये देखो ट्रायंगुलर इसलिए बोला मैंने, अभी भी आयन है लेकिन वहां आयन नहीं है। इसी वजह से आप अगर इन तीनों में बोले तो सबसे स्ट्रांग ये वाला, सेकंड ये वाला, थर्ड वो वाला। लेकिन हमने क्लियर बोला कि इसमें जो आपका सिमेट्रिकल H बॉन्ड है सिर्फ और सिर्फ इस वाले में है, और इन तीनों में से किसी में नहीं है। इसमें भी सिमेट्रिकल H बॉन्ड नहीं बोलेंगे दोस्त, और स्ट्रक्चर याद रखेंगे। अब स्ट्रक्चर कभी भी आप नहीं भूल सकते हैं, भूलना अलाउड ही नहीं है। 116 बॉन्ड एंगल है, ये तो लीनियर है। अगर इसके बॉन्ड एंगल की बात करें तो मैं बता सकता हूं 135 डिग्री, एग्जैक्टली 135। ठीक है, तो 135 और बॉन्ड लेंथ के साथ हमने डिस्कस किया तीनों को। ऑल्सो एक बात और बता दूं, ये जो आपका कौन सा KHF2 है या
H2F3 आया, इसके आगे फर्दर एडिशन तो पॉसिबल नहीं हुआ HF का, हमने क्लियर बोल दिया। अगर आप इसको धीरे धीरे हिट करेंगे तो आपका एनहाइड्रस HF वापस मिल जाएगा, और मिलना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए दोस्त। KF आपका निकल जाएगा और आपका 1 मोल HF बाहर आ जाएगा, इसका 2 मोल HF, क्योंकि वो H बॉन्ड के थ्रू बना हुआ ना, कोई कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू तो नहीं बना। ठीक है, तो ये कहानी हमने डिस्कस की बॉन्ड लेंथ के साथ, किसमें? HF, HF2 माइनस और H2F3 माइनस का स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया। मजेदार रहा या नहीं? बताइए, यहां तक की चीजें क्लियर हैं या नहीं? अच्छे से समझे या नहीं? आप अच्छे से देखिए, एक लुकआउट मैं और फाइनल लिखने वाला हूं, कोवेलेंट बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ HF का मैं अगले पेज में लिख देता हूं, वो भी एक जरूरी चीज है। तो काफी सारी चीजें काम की यहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया है, इनफैक्ट हर कुछ काम का है। बहुत सारी चीजें क्या आपने नहीं सीखी या नहीं जानना चाहेंगे? प्लीज स्क्रीनशॉट के साथ ले। अब हम लोग पहले एक बार HF बॉन्ड लेंथ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लें, फिर वाटर पे चलते हैं। सो फाइनली HF बॉन्ड लेंथ, नहीं एक बार इस पर लिख लें, कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले HF में लिक्विड वाला कितना था? 0.92 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? जब आप HF क्रिस्टल लेंगे, उसको सॉलिडिफाई कर दिए, अब ये 1 एंगस्ट्रॉम पे चला गया। ठीक है, ये लिक्विड नहीं, आप वेपर ले रहे हैं, सॉरी वेपर तक में 0. चलो लिक्विड ही लिखते हैं, क्योंकि वेपर में थोड़ा सा और चेंज हो जाता, बढ़ जाता। HF क्रिस्टल में अब आ जाइए। अब मैंने बोला कि जब आप HF2 माइनस लेते हैं, तो HF2 माइनस में आपने कितना लिखा? 1.13 एंगस्ट्रॉम। फिर आपने लिखा H2F3 माइनस, इसमें कितना था? 1.06 एंगस्ट्रॉम। तो ये HF का बॉन्ड लेंथ भी हमने एक जगह पे लिख दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि HF को आप वीक एसिड बोलते हैं। HF को क्या बोलते हैं? वीक एसिड। एसिड स्ट्रांग नहीं बोलते हैं, वीक ही बोलते हैं। वेरी स्ट्रांगली कोरोसिव है, ये काफी स्ट्रांगली कोरोसिव है, काफी स्ट्रांगली ये कोरोसिव है। कौन? HF। कैन डिजॉल्व almost all kind of glass, almost all kind of lab wares या ग्लासेस बोल सकते हैं। इवन पायरेक्स, जो बेस्ट क्वालिटी का जो लैब वेयर होता है, उसको भी डिजॉल्व कर सकता है। क्यों? डिजोल्यूशन ऑफ ग्लास, हालांकि मैंने पीछे पढ़ाया है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने बाद में लेक्चर देखना स्टार्ट किया, इसलिए मैं इसको रिपीट कर देता हूं। डिसोल्यूशन ऑफ ग्लास इन HF इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लोग इसको SiF4 बोल देते हैं, बट ये गलत है। H2SiF6 कॉम्प्लेक्स एसिड। ये कॉम्प्लेक्स एसिड बनने के कारण बेसिकली क्या होता है, आप अच्छे से देख ले। ग्लास का बेसिक मटेरियल आपका SiO2, ग्लास का बेसिक मटेरियल। जब आपने HF डाला तो पहले यहां एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो इसके कारण SiF4 बन जाता है, सॉल्ट और प्लस वाटर। अब ये SiF4 पर, ठीक है, ये 2 मोल्स ऑफ HF फिर से ले लेता है, और कॉम्प्लेक्सेशन यहां एक रिएक्शन होता है। और कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन तो आप जानते हैं काफी फास्ट होता है।
तो कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन के थ्रू H2SiF6 बन जाता है। और कॉम्प्लेक्स एसिड जानते हैं आप सुपर एसिड्स होते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, ये आपके H2SO4 HNO3 वगैरह, तो खैर इसके सामने कुछ नहीं होते हैं। तो इसके फॉर्मेशन के कारण फाइनली ग्लास डिसॉल्व हुआ। ग्लास वो फाइनली डिसॉल्व होता है, इसको बोलते हैं इचिंग ऑफ ग्लास। ग्लास पर लेटर्स टिकता नहीं है, तो ग्लास पर खुदाई की जाती है, इंग्रेवेशन, लेटर्स बीइंग इनग्रेव्ड ऑन ग्लास। नहीं उस पे तो इंग्रेवेशन कैसे होता, तो पेन पर, पेन में हम लोग पेन के टिप में समझिए कि HF का थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, और उससे ग्लास पर जैसे जैसे आप चलाएंगे वैसे वैसे ग्लास आराम से कटेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप उस पर चलाएंगे तो ग्लास को कट करने के लिए HF का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। HF बहुत कोरोसिव है, इतना कोरोसिव हमने आपको क्लियर किया था, कई बार बोला है कि वो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन पर के सारे टिश्यूज को मार सकता है, आपके सूंघने की शक्ति चली जा सकती है अगर आप एक झटके में हल्का सा भी HF इनहेल कर लिए तो। ठीक है, फ्लोरीन भी इनहेल किए तो वो मॉइस्चर से रिएक्ट करके HF बन जाएगा, हमने पढ़ाया आपको। तो HF बहुत खतरनाक है। हमने बोला कि अगर उसका भाफ, स्टीम, मतलब HF की स्टीम अगर आपको एक उंगली पर, आपकी उंगली को टच करके गुजर गया तो आपका ये एकदम खराब हो जाएगा, पूरा एकदम रॉट कर जाएगा, ऐसा लगेगा कि सड़ गया है। अगर आपने किसी HF लिक्विड में अपनी उंगली डाली और निकाली, सिर्फ इतने देर के अंदर आपकी एक उंगली गायब हो जाएगी। आप HF को हाथ पे रखने का रिस्क नहीं ले सकते, 2 ड्रॉप गिराने से आपके हाथ के नीचे से होल लो के HF पार कर जाए, आपकी स्किन को वो डिसॉल्व कर ले, कैल्शियम फॉस्फेट हड्डियों तक को वो डिसॉल्व कर जाए। HF बहुत कोरोसिव होता है, इसीलिए उसको रखने के लिए एक स्पेशल एलवाई का फॉर्मेशन किया गया जिसको मोनल बोलते हैं। ठीक है, HF इज स्टोर्ड इन मोनल पॉट। मोनल पॉट, मोनल जो है ये आपका कॉपर और निकल का अलवाई है, 63:27 के रेशियो में। हमने बोला कि 5% Fe कुड बी एडेड, इसको भी ऐड कर दिया जाता है, और शिप के टरबाइन वगैरह को बनाने में काफी ज्यादा मोनल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चलो हमने आपको यह भी दिखाया कि HF एक वीक एसिड है लेकिन बहुत स्ट्रांगली कोरोसिव है। अब एक पॉइंट और जाने, आप ध्यान से देखिए, क्या पॉइंट यह है जानने लायक, अगर आप HF को डाइल्यूट लेते हैं तो उस केस में आप इसको वीक एसिड बोलेंगे, जैसे कुछ लोग इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या मैं बता देता हूं, जब HF को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, कॉन्क सॉल्यूशन लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे, तो इस समय में जाके ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या फर्क है जानते हैं क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इस समय में ध्यान से देखिए, H3O प्लस और F माइनस H बॉन्ड इंटरेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन इस समय में जाके बहुत स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, HF2 माइनस फॉर्मेशन इज प्रोमिनेंट, फॉर्मेशन इज डोमिनेटिंग। फिर से मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने बोला दोस्त कि आप जानते हैं कि कोई भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ तब ज्यादा होता है जब 2 एसिड को आप कंपेयर कर रहे होते हैं, जब आप उसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, अनायन बनाते हैं, या फाइनल जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो स्टेबल होता है। तो जब डाइल्यूट के फॉर्म में हो तो ये H+ रिलीज करेगा। ठीक है, तो H+ रिलीज किया तो क्या बन गया, H2O प्लस H प्लस H3O प्लस, और F माइनस के बीच H बॉन्ड हो गया। तो H3O प्लस F माइनस H बॉन्ड स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। लेकिन जब आप कंसंट्रेटेड लेते हैं तो उस केस में क्या होता है, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो HF2 माइनस होता है, और HF2 माइनस को तभी आपने देखा कि वो कितना ज्यादा स्टेबल है, बॉन्ड एनर्जी हाई होने के कारण। इसीलिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में वीक एसिड कहलाता है। क्लियर है? हमने क्या बोला, डाइल्यूट HF जो है आपका क्या हुआ, वीक एसिड, और कॉन्क HF जो हुआ वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अगर सिंपली HF बोला जाए तो क्या बोलेंगे, वीक एसिड। लेकिन मैंने क्या बोला, लोग सामान्य तौर पर HF को क्या बोल देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। है वो वीक एसिड, बहुत स्ट्रांगली कोरोसिव पावर है उसमें। लेकिन अगर और क्लियर बाइफरकेट करना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, डाइल्यूट फॉर्म में वीक और कंसंट्रेटेड फॉर्म में स्ट्रॉन्ग, क्योंकि डाइल्यूट में क्या बनेगा, H3O प्लस और F माइनस का स्टेबलाइजिंग है H बॉन्ड का, लेकिन अनसिमेट्रिकल रह जाएगा। और कॉन्क में क्या बन जाएगा, हमने क्या बोला, HF2 माइनस जो काफी स्टेबलाइज्ड है इंटरमॉलिक्यूलर सिमेट्रिकल H बॉन्ड के थ्रू। तो उम्मीद है आपको ये सब चीजें अब अच्छे से समझ में आई होंगी। क्लियर है यहां तक चीजें या नहीं, एक बार बताइए जोरदार तरीके से, फिर अगले पेज में आते हैं प्लीज।
तो उम्मीद है आपने कैप्चर कर लिया होगा इस पेज को। मैं जानना चाहता हूं कि आप अच्छे से लर्न कर पा रहे हैं एच बॉन्ड और मॉलिक्यूलर फोर्सेस को या नहीं। बेसब्री से इंतजार रहता है आपके जवाब का, क्योंकि आपके जवाब जो होते हैं वो हमारे लिए फीडबैक भी होते हैं और सजेशंस का सोर्स भी होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं थोड़ा छोटा ही रखता हूं, कम रखता हूं। थोड़ी सी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूं। एक्चुअली दिन में थोड़ी टायरिंग में मैं रह गया वो ड्राइविंग वगैरह की वजह से, तो आज का लेक्चर मैं ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, और 20-25 मिनट्स के और मैं इसमें कर सकता था सेशन, बट चलो आज मैं यहाँ रखता हूँ। अगले लेक्चर में मैं कहानी शुरू करूंगा वाटर की, और उसमें एच बॉन्ड दिखाऊंगा। और आप शायद रियलाइज कर पा रहे हो कि मेरे पढ़ाने के तरीके में मेन ग्रुप एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है, जिसको सामान्य तौर पे लोग छोड़ देते हैं। और यही वजह है कि जेआरएफ में लोग बोलते हैं कि मेन ग्रुप कितना भी पढ़ोगे मेन ग्रुप से नहीं बनेगा। वजह क्या है ना, मेन ग्रुप की कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, और इसको आप अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो थोड़ा सीक्वेंस मतलब उतना मजा नहीं आएगा, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब जहां पे जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं अगर वहीं पे उस चीज को मैं डील करना शुरू कर दूं तो आप कनेक्ट करेंगे, और एक बार कनेक्ट कर लिया तो चीजें आपकी मुट्ठी में हो जाएंगी। तो बस मेन ग्रुप को कनेक्ट करने की जरूरत है। इसीलिए जो कुछ आप पढ़े, पीरियोडिक टेबल पढ़े, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े, व्हाटएवर, बायो इनऑर्गेनिक पढ़े, बायोटेक्नोलॉजी पढ़े, जो पढ़े, पॉलीमर पढ़े, जो कुछ पढ़ना पढ़िए, सब में मेन ग्रुप एलिमेंट्स अगर कहीं आते हैं तो उसको कनेक्ट करके पढ़ते चले जाए। इससे क्या होगा, इनऑर्गेनिक का जो रियल टेस्ट है वो फील करेंगे। कुछ भी कह लो, अल्टीमेट केमिस्ट्री तो इनऑर्गेनिक ही है दोस्त, कुछ भी कह लो। ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म से आप शुरू करते हैं भाई साहब। लिविंग ऑर्गेनिज्म कहां, पेड़ पौधे, एनिमल्स, इंसान, यही ना। जानवर में, पेड़ पौधों में और इंसान में, और लिविंग ऑर्गेनिज्म आप क्या लेंगे। एनिमल्स में जाएंगे तो आप ठीक है छोटे बड़े सब आ जाते हैं। बाकी जितनी नॉन लिविंग चीजें हैं सब इनऑर्गेनिक है। ये पहाड़, ये पठार, ये हवाएं, ये घटाएं, ये फिजाएं हैं, सारे के सारे टोटल राहत इंदौरी साहब की भाषा में जितनी चीजें हैं, आसमान, चांद, आफ्ताब, महताब, सब कुछ क्या है, सबका मटेरियल इनऑर्गेनिक है। तो इनऑर्गेनिक की दुनिया बहुत बड़ी है, और मतलब वाकई इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो कोई चैप्टर नहीं है, वो तो टूल्स है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तो कोई चैप्टर नहीं है, वो टूल्स है। केमिकल बॉन्डिंग तो कोई चैप्टर नहीं है, वो टूल्स है। किस चीज के लिए, इनऑर्गेनिक को सीखने के लिए। तो जरूरत है टूल्स, ठीक है, टूल्स तो यूजफुल जो है, मार्क्स क्वेश्चंस जो आते हैं, बट इनऑर्गेनिक लर्न करने के लिए आपको इनऑर्गेनिक में उतरना पड़ेगा। इसलिए हर चीज का एग्जांपल, हर औजार का इस्तेमाल करें। औजार आपको केमिकल बॉन्डिंग मिल गया, बट इसका इस्तेमाल करें मेन ग्रुप एलिमेंट्स पर, तब जाकर के इस औजार की भी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी और उसका टेस्ट भी समझ में आएगा कि इनऑर्गेनिक क्या है। तो उम्मीद है मेरे साथ आप इनऑर्गेनिक के सफर को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, और हमें भी बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में वाटर की स्टोरी के साथ, कहानी के साथ, और एच बॉन्ड मॉलिक्यूलर फोर्सेस की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे तरफ से बहुत सारी प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।